अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रयान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 6 दैट इज वर्क एंड एनर्जी। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी, तो चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। तो आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन वर्क एंड व्हाट इज इट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपने वर्क को डिफाइन करना है और आपने इसका यूनिट जो है वो बताना है कि वो यूनिट क्या है। ठीक है, अब बेसिकली जब भी हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप कोशिश ये करें कि आपका पेपर जो है वो मोस्ट अट्रैक्टिव होना चाहिए। और नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर कोई भी आपकी डेफिनेशन आती है तो आप प्रॉपर मार्कर के साथ आप हेडिंग दें। ठीक है, लाइक डेफिनेशन ऑफ वर्क, देन आप उसको डिफाइन करें। ठीक है, और उससे रेलिवेंट जो भी मटेरियल अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक अगर उसका एग्जाम्पल्स हैं तो आप एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करें, अगर उसका फॉर्मूला है तो आप फॉर्मूला प्रोवाइड करें, और सेम ऐसे अगर उसका यूनिट है तो आप उसका यूनिट भी प्रोवाइड कर लेंगे। यहाँ तो उसने पूछा है हमसे कि उसका यूनिट क्या है, तो यहाँ पर हम इसका यूनिट जो है वो प्रॉपरली डिफाइन करेंगे कि इसका यूनिट जो है वो क्या है। ठीक है, तो हम स्टडी करते हैं कि अपना क्वेश्चन दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। डिफाइन वर्क, वर्क को आपने डिफाइन करना है। तो वर्क, अगर हम बात करें कि वर्क क्या है, तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी आप किसी भी बॉडी पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा वर्क डन हो गया है। ठीक है, आसान अल्फाज में हम ये कहें कि आप फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले तो हम कहते हैं कि वर्क डन हो गया। ठीक है, तो हम डेफिनेशन स्टडी करते हैं। वर्क इज डन when force acting on a body displaces it in the direction of a force। ठीक है, वर्क तब डन होगा जब आप फोर्स एक्ट करें बॉडी के ऊपर, ठीक है, और वो उसको डिस्प्लेस कर दे इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो उसको उसी डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस कर दे, तो हम कहेंगे हमारा वर्क डन हो गया। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला एज यू नो W इज इक्वल्स टू FS। ठीक है, और अगर हम इन केस बात करेंगे आपका जो भी बॉडी है वो अगर एक्स एक्सिस में अगर वो मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली वो मूव कर रही है, तो उस केस में हम वर्क का फॉर्मूला लेते हैं W इज इक्वल टू FS cos थीटा। ठीक है, तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, के सिस्टम इंटरनेशनल में वर्क का यूनिट जो है वो क्या है। तो सिस्टम इंटरनेशनल में वर्क का यूनिट है जूल। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने प्रॉपर हेडिंग्स दी हैं। ठीक है, और मैंने फॉर्मूला जो है वो मैंने डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, तो ट्राई टू मेक योर पेपर अट्रैक्टिव। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जब भी कोई पेपर चेक कर रहा होता है तो जिस चीज़ में अट्रैक्शन होगी तो वो उसको दिल से चेक करता है और वो आपको मार्क्स भी उसके ज़्यादा देता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो भी आप आंसर जब लिख रहे हो तो प्रॉपर उसकी मार्कर के साथ हेडिंग करें, देन आप उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, अब वर्क का यूनिट हमने डिस्कस कर लिया दैट इज जॉल। तो अब हम जॉल को डिफाइन करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो जॉल की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी 1 जॉल इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, ये डेफिनेशन हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन करूं, एक्सप्लेन करूं, तो उससे पहले मैं आपसे ये पूछता हूं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो एज यू ऑल नो कि वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू FS। तो इसमें जो फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट है S का यूनिट होता है मीटर। ठीक है, अब मेरे साथ साथ जरा डेफिनेशन पढ़िएगा। इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस, इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces a body through a distance of 1 meter in the direction of the force, ठीक है, then हम ये कह सकते हैं the amount of work done will be 1 joule। तो हम ये कह सकते हैं the amount of work done will be 1 joule। तो वर्क डन जो है वो हमारा क्या हो गया, 1 जॉल हो जाएगा। अगर हम 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें और आपका जो भी बॉडी है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर डिस्प्लेस कर जाए,
तो हम कह सकते हैं कि आपका जो वर्क डन है वो 1 जूल हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, 6.3, which is when does a force do work? Explain. एक फोर्स कब काम करती है, ठीक है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, when force acts on a body and body covers some distance in the direction of force, then we said work is done. ठीक है, वही बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी एक बॉडी के ऊपर जब फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है, एंड अ बॉडी कवर सम डिस्टेंस, और वो बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो जाए, वो कुछ डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसी फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है, देन वी सेड कि वर्क इज डन। ठीक है, वही बात वर्क की कि अगर हम कहें कि फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर करे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर आपका वर्क डन हो गया। ठीक है, अब इसका भी फॉर्मूला भी हम साथ लिख सकते हैं, दैट इज W इज इक्वल टू FS, और अगर हम हॉरिजॉन्टल केस की बात करें तो दैट इज W इज इक्वल टू FS cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 6.4, एंड ही सेड दैट व्हाई डू वी नीड एनर्जी? हमें एनर्जी की क्यों जरूरत होती है? ऑब्वियसली मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था लेक्चर्स के दौरान कि जब भी हम कहीं भी कोई वर्क परफॉर्म हो रहा हो तो दैट मीन्स कि वहां पर एनर्जी भी यूज हो रही है, क्योंकि एनर्जी यूज होगी तो ही वर्क परफॉर्म होगा, अदरवाइज एक वर्क परफॉर्म नहीं होता। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमें भी कोई काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और हम अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? फूड से लेते हैं। ठीक है, हम खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, देन हम कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए अब हम आंसर्स का डिस्कस करते हैं। दैट इज वी नीड एनर्जी टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इन आवर डेली लाइफ। When we say that body has energy, it means that it has the ability to do work. ठीक है, तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और when we say that body has energy, और जब हम ये कहते हैं कि एक बॉडी में एनर्जी है, so that means it has the ability to do work, तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी में एबिलिटी है कि वो कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, अब अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें, दैट इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव, तो हमें मूव करने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने हैंड्स अगर मूव कर रहा हूं, ठीक है, तो इसके लिए भी मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी यूज हो रही है, तो मैं अपने हैंड्स को मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी किस्म का काम अगर कहीं भी वर्क डन हो रहा है, दैट्स मीन कि वहां पर एनर्जी कोई यूज हो रही है, तभी तो वहां पर वर्क डन हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6.5, डिफाइन एनर्जी एंड गिव 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी 2 पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट में कहता है कि डिफाइन एनर्जी, तो पहले हम एनर्जी को डिस्कस करते हैं कि एनर्जी क्या होती है। ये अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी वो एबिलिटी होती है कि जो कोई भी काम परफॉर्म कर सके, जो कोई भी वर्क डन करवा सके। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, दैट इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, ये वो एबिलिटी है जो कोई भी काम कर सकती है। तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इंसान को भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो भी वो कोई काम कर सकता है। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स को डिस्कस करें तो मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज ऑफ 2 टाइप्स, व्हिच इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसकी 2 टाइप्स हैं मैकेनिकल एनर्जी की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.6, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी को आपने डिफाइन करना है और इसका आपने रिलेशन को डिराइव करना है। तो ये एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपने स्टडी करना है हमारे लेक्चर से, और इसका आंसर जो है वो आपने कंप्लीट याद करना है फ्रॉम द बुक। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे डिफाइन काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी उसमें होती है, उस बॉडी में होती है जिसमें बॉडी में मोशन हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और इसका फॉर्मूला क्या था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है फ्रॉम बुक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 6.7, डिफाइन
पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन। तो ये भी एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने बुक से याद करना है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, जो कि हमने बात की थी कि हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जिस बॉडी में एनर्जी पोजीशन की वजह से हो तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, ठीक है। तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसको आपने बुक से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 6.8, व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स को हम नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल मतलब कि वो एनर्जी जो एक बार इस्तेमाल हो जाए वो आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फॉसिल फ्यूल को हम नॉन रिन्यूएबल क्यों कहते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं इसके आंसर में। फॉसिल फ्यूल टुक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर देयर फॉर्मेशन एंड वंस दे आर कंज्यूम। अब इसका जो नेक्स्ट आंसर है वो नेक्स्ट बोर्ड पे है, तो पहले हम इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉसिल फ्यूल जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं उनको बनने में, ठीक है। फॉसिल फ्यूल पहली बात कौन कौन से होते हैं जो हम लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कोल, ऑयल एंड गैस, ठीक है। तो इन फॉसिल फ्यूल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं एंड वंस दे कंज्यूम, और अगर वो एक बार इस्तेमाल हो जाएं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं क्योंकि इसका बाकी आंसर जो है वो नेक्स्ट बोर्ड पे है जी। तो वंस दे कंज्यूम दे कैन नॉट बी जनरेटेड अगेन, सो दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर वो एक बार कंज्यूम हो जाएं तो ये फॉसिल फ्यूल जो है ये दोबारा से जनरेट नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि अगर आप लेट्स फॉर एग्जांपल लें, अगर आप एक कोयला अगर आप उसको एक बार जला चुके हैं तो वो कोयला दोबारा से आप उसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक बार वो जल गया तो वो खत्म हो गया, आपको दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मोस्ट प्रेफर्ड एंड व्हाई। कौन सी एनर्जी की इकसाम जो है जिसको बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है और उसको क्यों हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं इसके आंसर में। सोलर एनर्जी इज मोस्ट प्रेफर्ड बिकॉज इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ एंड सन रेज डू नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट एंड अ फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी वुड बी इनफ टू फुलफिल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो सोलर एनर्जी जो है वो मोस्ट प्रेफर्ड की जाती है, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। एज यू ऑल नो कि हम भी सन की लाइट पर डिपेंडेंट हैं, हम भी सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट हैं, हमारी लाइफ जो है वो सोलर एनर्जी पर डिपेंड करती है। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, जितनी भी फॉर्म्स हैं वो भी सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो भी सनलाइट पर डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। तो एक अल्टीमेट सोर्स है लाइफ का। एंड सन रेज डू नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये एनवायरमेंट को भी पॉल्यूट नहीं कर रही। इसके अलावा अगर आप जितनी भी बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अगर आप देख लें, आप कोयले को अगर आप जलाएं तो वो भी उसकी भी पॉल्यूशन जो एनवायरमेंट में जाती है वो भी जाके उसको पॉल्यूट करती है, एयर पोल्यूशन जो है वहाँ पर कॉज होती है, ठीक है। और ये सन रेज जो हैं ये किसी भी किस्म की कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करते, ठीक है। एंड अ फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी वुड बी इनफ टू फुलफिल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, और अगर एक सोलर एनर्जी का एक फ्रैक्शन जो है जो अर्थ पे आ रहा है, ठीक है, तो वही काफ़ी है कि हम अपनी जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम उसी से हम पूरी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।